सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6। ये रहेगा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, राइट। अरे ओशनोग्राफी कर रहे हैं, कहाँ नींद में लेक्चर देख रहे हो। लेक्चर नंबर 6, हाँ ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा ओशनोग्राफी का। देखिए जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था ना वो बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो करंट मैंने बताए थे ना उनके क्या करने हैं, आपको नाम याद करने हैं, सिंपल सा। अगर आपने एक बार नाम याद कर लिया ना सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि हमने किसमें देखा था, अटलांटिक ओशन के अंदर दो करंट थे, इक्वेटोरियल करंट और वो थे नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट। आगे जाके वो फ्लोरिडा करंट में जाके बन रहे थे और फिर ऊपर जाके गल्फ स्ट्रीम और आगे जाके वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और आगे जाके वो किस में जा रहे थे, नॉर्वेजियन करंट में, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक लैब्राडोर करंट का आ रहा था नीचे की तरफ। तो चलिए क्यों ना मैं क्या करूं, इसको साथ के साथ बना के दिखाई देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि भाई सर ने क्या बोल दिया इतनी जल्दी जल्दी। तो इसके अंदर देखिए हमने कल क्या किया था, कुछ इस तरीके का। अरे डायग्राम पे मत जाइए, मैं जल्दी से बना के दिखा रहा हूँ। हमने कल क्या किया था, ये इक्वेटर मान के चले थे, इसके अंदर ये पहली करंट आई, इसको हमने क्या बोला था, इक्वेटोरियल करंट। जो ऊपर की तरफ है उसको क्या बोला हमने, नॉर्थ। नीचे जो है उसको क्या बोला, साउथ। ये यहाँ पे जाके क्या हुई, डिवाइड हो गई दो के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। जो नीचे से आई है, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो आगे जाके बन गई फ्लोरिडा करंट, और जो ये जो फ्लोरिडा करंट है ये इस तरीके से गोल घूम के यहाँ से वापस जाके मिला है और क्या बना दिया इसने बनाया ऊपर गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम आगे जाके किससे मिल रही है, लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। लैब्राडोर करंट यहाँ पे जब ऊपर से आता है गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलता है तो क्या बनता है, यहाँ पे डेंसियस्ट फॉग बनती है। क्या बनती है, डेंसियस्ट फॉग, और जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलती हैं, मछलियाँ यहाँ पे पकड़ी जाती हैं। मछलियों का कारोबार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ये फिर यहीं पे नहीं रुकती, ये फिर क्या करती है, आगे भी भाग जाती है। ये जो ड्रिफ्ट है ना ये आगे भी भाग जाती है। यहाँ पे जो पहुँचती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट बोलते हैं। यहीं पे मैंने आपको क्या बताया था कि किस वजह से यहाँ पे कनाडा जमा रहता है और यहाँ पे जो यूके है वो सदाबहार उसके पोर्ट खुले रहते हैं। रीजन क्या था, यहाँ पे लैब्राडोर ठंडा है, जम जाता है। यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है क्या है, वार्म है। ये तो था इसका अपर पार्ट। लोअर पार्ट पे हमने क्या देखा था, जो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है ना, ये इसका कुछ पार्ट ऊपर गया कुछ पार्ट नीचे गया। जो नीचे गया उसको क्या बोला हमने, ब्राजीलियन करंट। दोबारा से बोलिए मेरे साथ, क्या नाम है जो नीचे जा रहा है, जो हाफ पोर्शन है किसका, साउथ इक्वेटोरियल करंट का, नीचे जो जा रहा है उसका क्या नाम है, ब्राजीलियन करंट। और जब ये ब्राजीलियन करंट सबसे नीचे आता है, ठीक है, कहाँ पे, ये जो साउथ अमेरिका का पार्ट है सबसे नीचे आएगा, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, बताइए बताइए बताइए, फाल्कलैंड। क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड है उसका क्या नाम है, फाल्कलैंड नाम है। तो ये करंट क्या कहलाएगा, फाल्कलैंड करंट कहलाएगा। और यहाँ पे एक और, यहाँ पे क्या बह रहा है, बहुत ही हाई स्पीड से, फ्यूरियस 50, हाँ बिल्कुल सही नाम बोला है, फ्यूरियस 50, रोरिस 40, इस तरीके से नाम दिए गए हैं यहाँ पे। जो पानी है यहाँ पे उसके लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में और थोड़े से डिटेल में देखेंगे, अभी बस आप इतना ध्यान दीजिए। ये जो ठंडा पानी है अर्थ के घूमने की वजह से क्या होता है, इधर अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। यही क्या बनता है, बेंगवेला करंट। क्या बनता है, बेंगवेला करंट बनता है। ये हमने सिंपल सा क्या करा था लास्ट के लेक्चर के अंदर, अटलांटिक के लिए देखा था। क्यों ना हम क्या जल्दी से पैसिफिक का ना देख लें, ठीक है। अरे डायग्राम पे मत जाओ, आप बस रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। ये हमने क्या किया था, सेम वही, ये हमने बोला क्या है, इक्वेटोरियल करंट है। ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ से ऐसे आ गया, इधर आ गया, और फिर ये इधर से घूम के चला गया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ये इधर से ऐसे गर्म है ऊपर चला गया। ये कौन सा करंट है, क्यूरोशियो करंट हो गया। के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्यूरोशियो करंट आगे जाके क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों डिफ्लेक्ट होता है, अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ पे बनाऊंगा। ओयोशियो करंट जो कि कैसा है, कोल्ड वाटर है। और ये ऊपर जाके क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हो गया आपका अलास्का करंट, ये हो गया कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट इसको नहीं बोलेंगे, अगर आप और थोड़ा स्पेसिफिकली देखें, ये ओयोशियो करंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओयोशियो करंट जो यहाँ पे पहुँच रहा है, जो ठंडा है, इसको कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। ऐसा ही एक ठंडा पानी, ये जो यहाँ पे हमने सीधी लाइन बनाई है ना, ऐसा ठंडा पानी एक और यहाँ पे नीचे बह रहा है। यही कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को पेरुचिली करंट भी बोला जाता है, इसी को हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली है जो करंट के मामले में हमने देखे थे। अरे बिजली वाला करंट नहीं है, ये पानी वाला करंट है। अब हमने ये भी देखा था कि किसमें, वेव, टाइड
एक और चीज़ बताइए, क्या थी तीसरी? करंट। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं जल्दी बताइए, ये आपका टेस्ट है। मुझे बताइए कि इसके अंदर से किसके ऊपर ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए उसका नाम हमने वो दिया है। किसके ऊपर ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल सही जवाब दिया, करंट के ऊपर ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है। अरे बेटा नींद में हो क्या? टाइड बताया था कल आपको, टाइड के ऊपर ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है। अब ये ग्रेविटी किसकी वजह से लगती है? मून की वजह से लगती है। अब ये ग्रेविटी किसकी वजह से? मून की वजह से। और पानी ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने क्या बोला था? पानी ऊपर नीचे होता है, उसी के ऊपर नाम दिया गया। अगर कौन कर रहा है? मून कर रहा है, यानी कि ग्रेविटी हो रही है ना, ग्रेविटी की वजह से पानी ऊपर नीचे हो रहा है, टाइड। हवा की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या कहलाएगा? अरे WWE मत लिख देना इसके पीछे, समझ गए बच्चे? अच्छा वो WWE है, WWF है, वो WWF है। चलिए कोई बात नहीं। करंट का तो काफ़ी डिटेल में बताया था, कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, क्या क्या असर डालते हैं। अब अगर आपको ये इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बच्चों के काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे और बहुत अच्छी अच्छी इमोजीज भेजते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अगर आपको पैसिफिक में ये सिंपल सा करंट समझ में आ गया ना, अब मैं बनाने वाला हूँ सेल। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने तो पूरी फिजिक्स इसके अंदर डाल दी, पहले करंट पढ़ाया, अब आप सेल बना रहे हो। अरे हाँ भाई, ज्योग्राफी के अंदर फिजिक्स भी आती है, डरिए मत, सिर्फ नाम के लिए फिजिक्स आती है, ठीक है, हमें पढ़नी नहीं होती है वो फिजिक्स। देखिए अभी हम क्या करेंगे, वॉकर सेल क्या होता है बेसिकली। देखिए हमें ये इतनी सारी ये जद्दोजहद कर क्यों रहे हैं? सिर्फ बारिश को समझने के लिए, ठीक है, बारिश को समझने के लिए। जब हम छोटे थे क्या बोलते थे? अरे बेटा ये एक पॉन्ड है, ऊपर से सूर्य देवता आए, इसने अपने घर में ट्रांसफ़र की, ये उड़ के ऊपर चला गया, बादल ऐसे बन गए, इसने बारिश कर दी, बारिश हो गई। बेटा ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे सूर्य देवता हैं, पानी भी है, इवेपोरेशन भी है, बारिश भी है, बादल भी है, लेकिन सारी चीज़ें इतनी डिटेल में हैं, इसलिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है। तो चलिए हम अपने वॉकर सेल के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नॉर्मल कंडीशन क्या है। अगर आप एक बार नॉर्मल कंडीशन समझ गए ना तो वॉकर सेल आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन। देखिए ये जो कंडीशन है, हम नॉर्मल कंडीशन किस किस के बीच में देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बिटवीन। तो चलिए बनाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है किसको डिपिक्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल तसल्ली से बनाएं, बढ़िया तरीके से बनाएं, ताकि जब आप 1 महीने बाद इन नोट्स को देख रहे हो ना, आप खुद ये ना बोले कि भाई ये किसकी हैंड राइटिंग है, मेरे को बताओ। फिर पीछे से आपकी मम्मा बोलेगी बेटा तेरी हैंड राइटिंग है, रिवीजन कर लेता टाइम पे, सर बोलते थे डेली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एंडीज पर्वत है ना, तो हमें पहाड़ भी बनवाने क्या पड़ेंगे, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें बनाने हैं, ठीक है। ये एंडीज है, तो यानी कि प्रॉपर हम क्या कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें, ताकि रियल पता चले कि किस तरीके से जो हवाएं हैं अपना काम करती हैं, और हम इसको डायग्राम में एक एक चीज़ को डिटेल में लेके चलने वाले हैं। अभी पानी के अंदर कुछ नहीं करेंगे, हम पानी के ऊपर वाले एरिया है ना उसको देखेंगे। आपके टोटल ना 3 या 4 डायग्राम बनेंगे और मैं एक में ही ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आप 2 से 3 पेज अपने हाथ में लेके रखें। कभी ये मत बोलना कि अरे सर आपने बताया नहीं, सर ने पहले ही आपको क्या दिया, सचेत कर दिया है, ठीक है। एक पेज में मत बनाइएगा, नहीं तो खुद को समझ नहीं आएगा। करें स्टार्ट अपने काम को, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कौन सा हिस्सा क्या नाम है। ये वाला जो है ना, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, और वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमने सरफेस करंट, सब सरफेस करंट, ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा था ना, बिल्कुल। तो उसके अंदर होता क्या है, जो आपका नॉर्मल जो कंडीशन है, जो पानी है ना आपका कोल्ड वाटर, इस तरीके से हमने पढ़ा था ना। एक हम्बोल्ट नाम का एक
जो वो था, कौन था, इंसान था या जोग्राफर था? सर इंसान लगा लीजिए, जोग्राफर लगा लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो हम्बोल्ट थे उन्होंने इस करंट की क्या की थी, खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पे इस करंट का नाम रख दिया। तो ये पानी क्या है, ऊपर आ रहा है, और मैंने ये बताया था जब भी पानी ऊपर आता है यानी कि वो लेस डेंसिटी का है। इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे वाटर ना, कलर थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। और जब भी पानी एक्यूमुलेट होता है, कहाँ से एक्यूमुलेट हो रहा है भाई, यहीं से तो हटाया होगा पानी, यहीं से तो गया होगा। ठीक है, तो पानी यहाँ पे इस तरीके से क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शन में। जल्दी से बताइए क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। और पानी फ्लो हो रहा है तो यानी कि ऊपर से सूरज है ना, वो भी है, तो पानी तप रहा है, जो ऊपर वाली लेयर है ना वो गर्म हो रही है, और पानी पूरा कंसिस्टेंट यहाँ पे आ रहा है। तो आपको एक बोलते ना कि अंदाजा सा फील नहीं हो रहा है कि ये वाला जो पूरा एरिया है, पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, क्या गर्म होगा ठंडा होगा यहाँ का पानी, जल्दी बताइए। पानी यहाँ पे गर्म हो जाएगा। और मैंने बताया था पानी जहाँ गर्म होता है क्या होता है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेशन। और मैंने ये बताया था जहाँ पे सेल, मतलब जहाँ पे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पे हवा ऊपर की तरफ जाती है उधर क्या बनते हैं, बताइए उधर क्या बनते हैं, उधर बनते हैं क्लाउड। ये छोटी सी सिंपल सी बढ़िया सी बात समझ में आई। ठीक है, अब होता ये है कि कुछ एक लिमिट के बाद जो ये हवा ऊपर जा रही है ना, और ऊपर नहीं जा पाती, तो ये क्या करती है, इस तरीके से ये दो में डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा इधर। तो ये क्या करती है, पूरी यहाँ से ट्रैवल करती हुई नीचे आना स्टार्ट कर देती है। तो अब मुझे ये बताइए, जहाँ से हवा ऊपर जा रही है उधर क्या बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, और क्या हो रही है यहाँ पे, बारिश हो रही है। जहाँ बारिश होती है उसको कैसी कंडीशन बोला जाता है, इनस्टेबिलिटी। ठीक है, ये थोड़े से जो हमारे टेक्निकल वर्ड्स है इसके अंदर अभी इंट्रोड्यूस करने का सही टाइम आ गया है। तो ये क्या है, इंस्टेबिलिटी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो रही है, क्यों, बारिश हो रही है। ठीक है, और प्रेशर की अगर आप बात करें, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, लो प्रेशर इसलिए कि पानी आपका ऊपर जाते जा रहा है और हवा ऊपर की तरफ जा रही है। जहाँ हवा ऊपर की तरफ जाती है लो प्रेशर बनता है, और उसके उल्टी साइड ये क्या है, हवा का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। इसी वजह से यहाँ पे क्या ऊपर आसमान में कहीं पानी होता है, अरे बाबा नहीं होता, नीचे पानी होता है, यहाँ से ऊपर जो जाता है कंडेंस होता है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर पानी जमता है और फिर बारिश आती है नीचे, ऊपर कहीं पानी होता ही नहीं है। अब ये हवा कहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आएगी तो क्या है, ड्राई है। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आपको मिलेगी, डेजर्टिक कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, ये साइकिल अगर आपको समझ में आ गया, इसी को ही बोलते हैं नॉर्मल साइकिल, या फिर इसी को ही बोलते हैं वॉकर सेल। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। मैं मार्कर्स रखता हूँ अपने थोड़े से साइड में। ये ना पहली बार में समझ में नहीं आता, मैं इसलिए 2 बार और समझा दूंगा। ठीक है, 3 बार और समझा दूंगा, अगर नहीं आया तो एक बार आप ध्यान से देखिए। पेन पेपर थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए। हमने क्या बोला, ये एक कॉन्टिनेंट है जिसको हमने नाम दिया ऑस्ट्रेलिया। फिर ये एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम हमने क्या दिया, बताइए, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पे क्या है, ये एंडीज पर्वत है, वो भी हमने बना दिया। फिर इन दोनों के बीच में क्या आता है, पानी आता है, ये भी हमने बना दिया। और कल के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि एक जो नीचे अंटार्कटिका है, एक मिनट रुक जाइए, नीचे जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के पास क्या है, ठंडा पानी, भर भर के उसके पास क्या है, ठंडा पानी। और वो ठंडा पानी क्या कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये अंटार्कटिका है, ठीक है, ये अंटार्कटिका है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, ठंडा पानी घूम रहा है। जहाँ उसको समय मिलता है वो ठंडा पानी इस तरीके से बाहर निकल जाता है। और ये वही हिस्सा है, ये वही आर्म है जिसका कुछ जो ठंडा पानी का हिस्सा क्या आ गया, इधर बाहर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा है जो शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट है वो क्या करती है, थोड़ा सा चेंज करती है करंट को, तो पानी यहाँ से टकराता है। ठीक है,
टकराने के बाद वो ऊपर आना स्टार्ट कर देता है। ये तो है सिंपल सी डेफिनेशन। अगर और गहराई में देखेंगे, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ इसको धकेलते हुए आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे जो अपर लेयर है उसके पास जो पानी है, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, पीछे से कोई मुझे धक्का मारेगा, क्या होगा, मैं तो ऐसे ही जाके दीवार में, मतलब बोर्ड में चिपक जाऊंगा ना। ऐसी तो ये है, यहाँ पे ऑलरेडी ये बच्चे बड़े शांत बैठे थे आराम से, पीछे से छेड़ करने वाले आ गए, यानी कि नीचे से क्या आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है। मजबूरन ये पानी क्या होगा, इधर आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ये गर्म क्यों हुआ। गर्म इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पूरी अपर लेयर है वो ऑलरेडी तप रही है। किसकी वजह से, सूर्य देवता क्या कर रहे हैं, इंसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सूर्य देवता क्या कर रहे हैं, इसको इंसोलेशन यानी धूप प्रोवाइड कर रहे हैं। गर्म हो गया, इधर इकट्ठा हो गया, इकट्ठे होते ही इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गया, बादल बन गए, बादल से क्या आई, बारिश आ गई। अब ये जो आम है जो ऊपर जा रही है, एक जगह टिक नहीं सकती, आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर आ जाएगी। तो जो हिस्सा इधर आया इसने क्या कर दिया, यहाँ पे डेजर्टिक कंडीशन का फॉर्मेशन। यही है नॉर्मल इवेंट। ठीक है, लिख भी लीजिए साइड में, ये है आपका नॉर्मल इवेंट। नॉर्मल इवेंट समझ में आ गया तो आपको एल नीनो और ला नीना समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है नॉर्मल इवेंट। अगर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, यहां पे बारिश, इधर ड्रॉट, तो वो क्या हो जाएगा, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और जो ये कंडीशन है, ये क्या हो जाए, एकदम इंटेंस हो जाए, यानी कि यहां पे इधर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आप एक बार इसको डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, मैं आपके एक बार कमेंट्स चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एल नीनो इवेंट की, जिसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी बोला जाता है, और ये इसको एनसो इवेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनसो इवेंट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ये पूरा बोर्ड है ना, अनडिजायर्ड पार्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बना लिया। अब देखिए, जो यहाँ पे हमने चीज़ें की हैं उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, आपको पूरा नया डायग्राम बनाना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल इवेंट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, एनसो इवेंट देखने वाले हैं। कौन सा इवेंट देखने वाले हैं, एनसो इवेंट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे ध्यान से साफ करना होगा। कई बच्चे कह रहे थे सर आप वो लकड़ी वाला डस्टर रख लो, उससे जल्दी साफ़ हो जाता है। बेटा सबसे पहले वही यूज़ किया था मैंने, उससे क्या होता है कि वो मार्कर के लिए नहीं है वो डस्टर। ठीक है, कपड़े से काम चल रहा है, इसी से अपना काम चलाएंगे। ठीक है, क्यों मैंने ये स्टेटमेंट बोली है, जब हम एनवायरनमेंट करेंगे ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतना कबाड़ा कर दिया है इंसानों ने। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हम भी आते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये भी मेरे को इरेज करना है। नॉर्मल इवेंट आप सबको समझ में आ गया, लाइन से सभी हाँ हाँ कह रहे हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ पता क्या कह रहे होंगे, सर इतनी देर में ना आप दोबारा से नया बना ही लेते हैं। सही कह रहे हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, टाइम ज़्यादा लग जाता है टाइम बचाने के चक्कर में। ठीक है, तो अभी हम कौन सा देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं एनसो इवेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसकी पूरी फुल फॉर्म है, लिखना चाहें आप लिख लीजिए। इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा ये करना है, जहां पहले बारिश हो रही थी अब वहां बारिश नहीं होगी, वहां पे सूखा पड़ेगा, यानी कि जो नॉर्मल था उसका बिल्कुल रिवर्स कर देना है आपको। ठीक है, अब जो पानी है इस तरीके से यहाँ पे बह के आ रहा है। ठीक है, इस तरफ बह के आ रहा है। इसके पीछे के रीज़न क्या है अभी मैं थोड़ी देर में आपको लिखा दूंगा। ट्रेड विंड क्या होती है, वीक पड़ जाती हैं। अब वो क्यों वीक पड़ती है इसका अभी तक हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है, स्टडी चल रही है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो हिस्सा अगर गर्म हुआ है क्या होगा, हवा ऊपर की तरफ जाएगी। हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बारिश तो करके ही मानेगा ये। ठीक है, बिना बारिश के मानेगा नहीं ये बच्चा।
ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही है, ये हवा, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है। स्टेबिलिटी वाली कंडीशन ये क्या करेगी, जनरेट करेगी। तो ये हो जाएगा आपका हाई प्रेशर वाला एरिया, ये हो जाएगा आपका लो प्रेशर वाला एरिया, और करवा देते हैं अभी क्या, बारिश करवा देते हैं। ये बन गए हैं क्लाउड, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन हो गई है। ये लीजिए यहाँ पे बारिश हो गई सर ब्लैक कलर की। अरे क्या करें, बार बार यहाँ पे मार्कर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो गई आपकी ड्रॉट लाइट कंडीशन, ये हो गई आपकी ड्रॉट लाइट कंडीशन। आपका अल नीनो खत्म, मतलब एनसो इवेंट खत्म। बना लीजिए आप इसको। देखिए इसके पीछे होने का ना काफ़ी सारे बहुत सारे कारण हैं। उसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट ये माना जाता है जो ट्रेड विंड आ रही है ना वो वीक पड़ जाती है, उसकी वजह से ये होते हैं। अभी देखिए इसको अगर हम मैप के किसके अंदर बनाएं, मैप के प्रोस्पेक्टिव से बनाएं, तो मैं आपको एक मैप के अंदर भी बनाया था कि किस तरीके से एल नीनो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ताकि आपको एक पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जगह कम पड़ जाएगी। जगह कम पड़ जाएगी, कोई नहीं, ट्राई करते हैं। कम पड़ गई तो ख़रीद ले आएंगे बगल से, अमेरिका काफ़ी अमीर है, दे देगा कुछ तो। ये डायग्राम अलग है भाई, ये डायग्राम अलग है, कभी आप इसी के अंदर बना दो, इसके नीचे बना लीजिएगा, इसके अंदर मत बनाना, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया ना इसको मैप के अंदर पूरे सर्कुलेशन के साथ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। सर ये काउंटर इक्विटोरियल करंट क्या होता है, बता दूंगा भाई, जब ये वो आएगी, जो बारी आएगी उसकी काउंटर इक्विटोरियल की, उसके टाइम भी बता दिया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा है, पानी क्या आ रहा है, वापस आ रहा है ना, तो चलिए पानी को क्या करते हैं, वापस लेके जाते हैं, ठीक है। ये अनयूजुअल फिनोमिना है ये, ठीक है, ये अनयूजुअल फिनोमिना है, होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा ज़रूर होता है, ठीक है। अरे भाई बार बार इसलिए देखना पड़ता है कि क्या आपको प्रॉपरली दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। इधर भी ऐसे ही आपको ऊपर भी लेके जाना है, ये गर्म पानी है, दूसरी तरफ से आएगा ठंडा पानी। नीचे लिख लीजिएगा एल नीनो सर्कुलेशन, ओके, बना लीजिए। ये बेसिकली होता है 3D सेल होता है ये, ठीक है। चलें आगे, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने एल नीनो बना दिया है। इसके अगर क्या देखना चाहें, सिंपल सी अगर 2-4 पॉइंट अगर लिखना चाहें तो आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। वॉकर सेल के रिवर्सल को ही क्या बोला जाता है, एनसो इवेंट बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जो हवा ऊपर की तरफ जारी होती है वो उसका बिल्कुल रिवर्स कर देती है, यानी कि यहाँ पे इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना, ये है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ
पेरू चिली कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ओके आप इसको करिए, मैं और देखता हूँ कुछ, कोई अगर इसके अंदर मुझे आपको पीपीटी शो करनी है तो एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये बनता कैसे है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट अगर आप लिखेंगे, जो ट्रेड विंड है वो क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, जो ट्रेड विंड है वो हो जाती है वीक इसके अंदर। ट्रेड विंड वीक होती है, क्यों होती है? नो आंसर। अभी तक इसकी स्टडी चल रही है, ठीक है, अभी भी इसकी क्या चल रही है, स्टडी चल रही है। और दूसरा यहाँ पे जो हमने क्या देखा था, रिमूवल ऑफ वाटर, ये नहीं होता। ठीक है, ये जो ठंडा जो पानी ऊपर तक आ रहा है ना, ये नहीं होता। अपवेलिंग ऑफ जो पेरुवियन करंट है, ठीक है, जैसे हम हमबोल्ट करंट जिसकी बात कर रहे थे ना, उसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं। जो अपवेलिंग था कोल्ड वाटर, जो पेरुवियन करंट था, वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन जो ऐसे ऊपर आ रहा था, ये रुक जाता है। ठीक है, तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर वाला जो सब सरफेस वाला करंट था, ये भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ ये बताता हूँ, जब भी ये रिवर्सल वाली कंडीशन आती है ना, रिवर्सल वाली कंडीशन आती है, मछलियाँ नहीं आते, तो जो फिशिंग इंडस्ट्री होती है ना, सबसे ज़्यादा किस में जाती है, घाटे में जाती है। और इधर जो फॉरेस्ट फायर आपने सुना है ना, आग जैसी यहाँ पे सिचुएशन होती है। 2020 के स्टार्टिंग में और 2019 के एंडिंग वाला जो टाइम था, वो यहाँ पे क्या था, बिल्कुल हाई प्रेशर एरिया था, ड्रॉट लाइक कंडीशन थी, हवा एकदम सूखी थी, एकदम ड्राई एरिया होने की वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी आग लग रही थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हुआ ये कि जितनी भी मछलियाँ थी यहाँ पे आई नहीं, फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे कोलैप्स हो गई। फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स होगी तो उसके साथ साथ एक और इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो होती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्यों, यहाँ पे जब मछलियाँ पकड़ी जाती है ना, उनको खाने के लिए बहुत सारे क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ठीक है, और जो बर्ड्स क्या करते हैं, पूप करते हैं, उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, उस यूरिया को कलेक्ट करके जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है, उसको पैक करके बैग के अंदर भेज देती है आगे, किसके पास, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, मतलब जो किसान होते हैं ना, उनके पास भेज दिया जाता है। तो जैसे ही ये सिचुएशन आती है, यानी कि एनसो इवेंट होता है, दो इंडस्ट्री इसके अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्ट होती है। एक तो फिशिंग और एक होती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। चाहे तो आप अपने कहीं पे भी नोट बना के कहीं पे भी इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, और बताइए कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया हो। अब इसके बाद ये अगर आपको समझ में आ गया ना, एक और पॉइंट था, अच्छा मैं आपको इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से लिखा दूं कि इसका साउथ अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया पे, इंडोनेशिया पे क्या इम्पैक्ट है, इंडिया के मॉनसून रीजन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरीके से करवा दूं। ठीक है, इस तरीके से करवा देता हूं ताकि आपको ना एक बेहतर आंसर लिखने में क्या हो, मदद मिले। तो मैं इसको कर देता हूं पूरे को इरेज। ठीक है, अभी देखने वाले हैं हम इम्पैक्ट ऑफ एनसो। सबसे पहला हम किसके ऊपर देखने वाले हैं, इम्पैक्ट साउथ अमेरिका के ऊपर देखने वाले हैं। साउथ अमेरिका की कौन सी दो इंडस्ट्री इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, लिख लीजिए आप इसके अंदर, फिशिंग इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और यहाँ पे फिर लोकल लेवल पे क्या आपको फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है फ्लैश फ्लड। ठीक है, और फ्लैश फ्लड आता है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा।
ठीक है, सॉइल इरोजन देखने को मिले, सॉइल इरोजन हो रहा है तो यानी कि जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी लॉस होती है। ठीक है, ये तो इम्पैक्ट पड़ा है किसके ऊपर, साउथ अमेरिका के ऊपर। अगर यही मैं बात करूं किसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर न्यूजीलैंड भी आया था, इंडोनेशिया भी आया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड अभी फ़िलहाल मैं इंडोनेशिया की बात कर लेता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला सूखा पड़ता है तो यानी कि ड्रॉट लाइक कंडीशन होती है। ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशन होती है, यहाँ पे जो एयर होती है, ठीक है, जो हवा होती है बहुत ज़्यादा इसमें ड्राई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर आपको देखने को मिलती हैं, फॉरेस्ट फायर। और जब भी फॉरेस्ट फायर होती है, ठीक है, लार्ज स्केल के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिसको वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है, वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट ये अनुमान लगाया गया था कि 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो जीव जंतु थे वो इसके अंदर जल के मर गए थे। ठीक है, एक्सटिंक्शन तो ज़्यादा हो जाएगा, जो वाइल्ड लाइफ है उसको थ्रेट होता है, ये ज़्यादा परफेक्ट है, नहीं तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है शब्द। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को थ्रेट हो गया। और फिर यहाँ पे जो बोलते हैं ना नॉर्मल पीपल, मतलब जो वहाँ के डेमोग्राफी है उसको क्या दिक्कत होती है, वाटर स्कैरसिटी आ जाती है। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा और देखें ना, यहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या होती है, कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए, कोरल ब्लीचिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखिए ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ, एकदम सफ़ेद हो जाना। कोरल बेसिकली कैसे होती है, एकदम कलरफुल होती है कोरल, और जब ये एकदम ब्लीच हो जाती है, एकदम साफ़ हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है। ठीक है, ये तो हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो और देखते हैं हम। देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, जो विंटर होती है वो होती है बहुत वार्मर। ठीक है, कंपैरेटिव नॉर्मल, ठीक, वहाँ पे उनके लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, विंटर होती है नॉर्मल, मतलब वार्मर होती है। ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद किसके बारे में बात करें, मॉनसून रीजन एशिया। ठीक है, मॉनसून रीजन ऑफ एशिया। बताइए क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा, इंडिया के अंदर भी ड्रॉट के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सूखा पड़ता है ना इधर, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चांसेस है ड्रॉट हो गए। हाई चांसेस लिखना है आपको। ठीक है, ऑलवेज ऐसा होगा नहीं पॉसिबल। 1997, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, एनडीआरएफ, सारी टीमें, एनडीआरएफ तो वैसे 2006 के अंदर ही बनी है, मतलब जो उस टाइम जितनी भी हमारी गवर्नमेंट मशीनरी थी पूरी तैयार थी कि भाई सूखा पड़ने वाला है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे। इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, उसके पीछे का रीज़न क्या था वो आगे मैं बताऊंगा क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, अभी फिर ज़्यादा बोलते हैं ना कि खिचड़ी बन जाएगी चीज़ों की, खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें दलिया बनाना है। ठीक है, दलिया किसको पसंद है, एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा प्रोटीनियस होता है, हाई चांस ऑफ ड्रॉट। और बताइए और क्या यहाँ पे इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो प्रोडक्टिविटी किसकी, एग्रीकल्चर की, वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर आ गया। फिर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे बिजनेसेस हैं, उनको क्या देना पड़ता है, सब्सिडी देनी पड़ती है, क्रेडिट देना पड़ता है, बैंकिंग जो सिस्टम होता है वो चरमरा जाता है पूरा। तो इसी वजह से मुझे एक्चुअली ये स्टेटमेंट याद नहीं आ रही, लेकिन एक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी, आई थिंक प्रणब मुखर्जी थे, कौन थे मुझे एक्चुअली याद नहीं अभी, कि
जो इंडिया का बजट है वो मैं डिसाइड नहीं करता, मॉनसून डिसाइड करता है। मॉनसून इज़ गुड, इंडिया का बजट इज़ गुड। मॉनसून इज़ बैड, इंडिया का बजट इज़ बैड। ठीक है, तो ये आप एक बार अपना बना के लिख लीजिए इसको। ऊपर वाले में ये जो है ना लैंडस्लाइड भी लिख सकते हैं, जहाँ पे फ्लैश फ्लड है लैंडस्लाइड भी लिख सकते हैं साथ में। फ्लैश फ्लड होता है अचानक आ जाता है यह। और अगर आप किसकी बात करें, पूरे ग्लोबली बात करें, ग्लोबल में ये हो क्या रहा है कि जो समुंदर का पानी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, समुंदर का पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो हो रही है कम। मरीन की प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, मरीन की प्रोडक्टिविटी हो रही है कम, और जो आइस कैप है वो मेल्ट हो रही है। 2018 के अंदर अंटार्कटिका के अंदर इसकी जो स्पीड है मेल्टिंग की बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा आपको साइक्लोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे हैं। अच्छा, ये मैंने ये आप इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे आप यहाँ पे इस तरीके से करके लिख लीजिए। सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए अंटार्कटिका की। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा था, प्रोडक्टिविटी ऑफ मरीन। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे एल का साइन नहीं है, ये वाला साइन बनाया था। उसके बाद आपके जो फ्रीक्वेंट साइक्लोन आने लग रहे हैं, तो ये हैं आपके पूरे ग्लोबल लेवल के इवेंट। लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ला नीना। मैंने बोला था पेपर 2 में आता है, लेकिन इसका जो कुछ पोर्शन पेपर 1 में भी आता है। ठीक है, जो कि वॉकर सेल के साथ साथ मिलता जुलता है। एल नीनो ला नीना ना मॉनसून के कंटेक्स्ट में आता है वहाँ पे। कर दूँ इरेज इसको, मैंने इसलिए आपको टाइम दिया था क्योंकि मुझे ये अभी पूरा बोर्ड खाली चाहिए। यहाँ पे हम बनाएंगे अभी ला नीना। देखिए एंसो इवेंट, यानी कि एल नीनो में क्या हुआ था, सूखा पड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन की क्या हो गई है, प्रॉपर पूरी तरीके से 180 डिग्री का रिवर्सल हुआ है। और ला नीना में क्या होगा, ला नीना में ये होगा जहाँ पहले बारिश हो रही थी ना ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी। सब समझ गए ना कितना मैंने एम्फोसाइज किया है। यही आपका है ला नीना। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया आपको। पता क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में आप एक बार समझ लें, सीख लें ना, आपको फिर ये दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई बुक के अंदर क्या लिखा है। बुक में क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। अभी आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ला नीना के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। समझ में आ गया। इसको दूसरा अगर आप नाम देखें ना, इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड एंसो फेज। ठीक है, लिख भी देता हूं यहाँ पे, इसको दूसरा नाम है जिस जो ये बोला जाता है इसको कोल्ड एंसो फेज। कोल्ड एंसो फेज का मतलब क्या है, जो ये वाला पोर्शन था जहां पे नीचे से पानी रिप्लेस कर रहा था, अब वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं अबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अबनॉर्मल कूलिंग होगा। कंडीशन क्या है, जो ट्रेड विंड है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से फ्लो करना स्टार्ट करती है। मुझे पता है ये ट्रेड विंड, ये जितने भी हवाएं अभी तक आपको समझ में नहीं आई है, इसके लिए एक डेडिकेटली अलग से लेक्चर मैं करवा दूंगा। ट्रेड विंड, प्लानिटरी विंड जो होती है ना, मैंने अभी तक क्या है जो फैक्टर्स होते हैं उसी में इनका इंट्रोडक्शन किया है। इनके लिए एक अलग से पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होता है। ठीक है, ट्रेड विंड मतलब जो प्लानिटरी विंड होती है उनके लिए। कोई डाउट? चले फिर आगे। ठीक है, तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, डायग्राम के अंदर बना के शो कर देता हूँ, ताकि आपके क्या है जो भी डाउट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं,
ये हमारा बन गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस तरफ हम क्या बनाने वाले हैं, साउथ अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका एंडीज पर्वत, अब जो मैं यहां पे बनाने वाला हूं ना उसको बड़ी गौर करके देखिएगा, ये अगर समझ में आ गया ना सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमने क्या बनाया था, यहां से एक ठंडा पानी ऊपर आते हुए बनाई थी, एक आम बनाई थी ना जिसका नाम हमने क्या दिया था, हमबोल्ट करंट। उसी को क्या बोलते हैं, पेरुवियन करंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरुवियन करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे पिछली बार मैंने 2 लाइनें बनाई थी ना, इसको कर दो 4, ठीक है, इसको कर दो 4। ये पानी है, ठीक है। टाइमिंग में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक लेवल लेने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। अब इस पानी के अंदर क्या क्या चक्करबाजी चलेगी, कौन सा जो हिस्सा किधर जाएगी, वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो हाई प्रेशर था, एक बनाया था ना सर्कल यहाँ पे, अब आपको 4 सर्कल बनाने हैं, ठीक है। 2 3 4। क्या दिख रहा है अभी आपको यहाँ पे, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर दिख रहा है तो पानी यहाँ पे पहले एक एरो से मैंने क्या किया था, डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाया था ना, इस तरीके से। भाई लगता है मार्कर भी जवाब दे रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसे ही बनाया था ना। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई प्रेशर है, एक से काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डेवलप करते हुए चलना है। और यहाँ पे हमने क्या बनाना है, अब लो प्रेशर बनाना है, सेम वही इतना बड़ा लो प्रेशर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, 2 लेके चलनी है आर्म्स, इसी से ही पता चलेगा कि कितनी यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। जो पहले वॉकर सेल था, बस हमने क्या किया है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बस सिंपल सा यही आपका ये पॉइंट है, ठीक है। आप जो बादल है आप इतना बड़ा बना लीजिए, ठीक है। ये क्लाउड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, कभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये है साउथ अमेरिका। अब पानी के अंदर क्या चल रहा है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पानी के अंदर क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से ना लेयर बन गई है, इसको क्या बोला जाता है, थर्मोक्लाइन लेयर। ये वाली जो लेयर है ना, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक है। इसके नीचे जो ये है थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे क्या है, कोल्ड बॉटम लेयर है ये, ठीक है। ये है कोल्ड बॉटम लेयर, यहां तक क्लियर। अब देखिए आपने थर्मोक्लाइन लेयर देख ली, अब थर्मोक्लाइन लेयर के ऊपर क्या है, वार्म सरफेस लेयर। विड्थ देख रहे हैं, गहराई देख रहे हैं वार्म सरफेस की कितनी है, ये है वार्म सरफेस लेयर, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, ये जो है किसको डिपिक्ट कर रहा है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉकर सेल। ठीक है, ये हो गया इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉकर सेल। अब यहां पे बताइए कैसी कंडीशन होगी, सूखा पड़ेगा, यानी कि एरिडिटी और ज्यादा इंटेंस होगी, ठीक है। ये तो हो गई एरिडिटी, और इधर क्या हो रही है, बारिश हो रही है,
ठीक है। और इस एरिया को क्या करने वाले हैं अभी हम, इस तरीके से हाईलाइट करने वाले हैं। अब ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्गर अपवेलिंग। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्गर अपवेलिंग। फिगर का क्या नाम है, ऊपर लिख रखा है, ला नीना। कुछ इसके अंदर हमने ज़्यादा अलग नहीं किया, कुछ इसके अंदर डिफरेंट नहीं किया। जो हमने पहले वॉकर सेल बनाया था उसको क्या कर दिया हमने, इंटेंसिफाई कर दिया। यही आपका क्या है, ला नीना है। ठीक है, जो पहले हमारा वॉकर सेल था उसका क्या कर दिया हमने, इंटेंसिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर मैं ठीक है, बना लीजिए अब इस डायग्राम को। सर आपके साथ साथ बना लिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे साथ साथ ही अगर आप बनाते हुए चल रहे थे, समझ में आया कि नहीं आया, बनाया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बारिश नहीं करवाइए, अरे भाई कितना टाइम लगता है, हाथ में ब्लू कलर का मार्कर है, ये लीजिए बारिश करवा दी। डन, बारिश हो गई है, वॉकर सेल का इंटेंसिफिकेशन हो गया है। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वही इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो साउथ अमेरिका के ऊपर हमने लास्ट जो पॉइंट में लिखा था। क्या लिखा था, यहाँ पे फ्लैश फ्लड आएंगे, सेक्ट्रा 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 सेक्ट्रा। आपके लिए एक सवाल है, आप अगर इतना समझ चुके हैं तो एक सवाल आप जरूर लिखिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। लिखिए सवाल, एग्जामिन हाउ changes in wind affect ocean surface. Examine how changes in winds affects ocean surface circulation in Pacific. Full stop. Examine the impact of such changes. ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, बस आपको अपने शब्दों के अंदर इसको लिखना है। इसको एज ए मॉडल आंसर के तौर पे डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अब हम करने वाले हैं इंडियन ओशन में क्या होने वाला है। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर जो बोलते हैं ना वाटर सर्कुलेशन किस तरीके से है, विंटर के अंदर जो मानसून है कैसा रहता है, ठीक है, वो मैं अभी यहाँ पे डेवलप करने वाला हूँ। यह बना लिया पूरा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज। इसके बाद हम बनाने वाले हैं इंडिया के अंदर किस तरीके से वाटर है, जो पानी है, ठीक है, ओशनिक करंट भी आप बोल सकते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, प्रॉपर चेंज तो यहाँ पे नहीं मैं बनाऊंगा। ठीक है, मेरा काम है आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में हमने क्या नहीं किया था, इंडियन ओशन के अंदर वाटर करंट कैसे जाता है, वो ओशन करंट वो नहीं देखा था ना। अब बस वही मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं मैं, ज्योग्राफी इतनी टिपिकल नहीं है। जो किताबें छापी जाती हैं ना, उन पे स्पेसिफिकली जो ऑथर होता है, राइटर होता है, उसको बोला जाता है मेक इट बिट कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज बुक छापते ही नहीं है। उनकी मजबूरी है, जानबूझ के उसे कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, अदरवाइज चीज़ें बहुत आसान है। एक मार्कर कहाँ गया भाई, ब्लैक कलर का, ओके। चलें फिर अभी बात करते हैं इंडियन ओशन की। विदेशों में बहुत घूम लिया, अब अपने घर में आके देखते हैं घर का क्या हालचाल है। ठीक है, चलिए घर के हालचाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो घर में आएंगे एक डब्बे के अंदर। ठीक है,
बना लिया। इक्वेटर थोड़ी सी ऊपर टहल गई, यानी कि मेरे को थोड़ा सा ये आर्म लेंथ में बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, यहाँ पे पानी को सबसे ज़्यादा, मतलब जो ओशन करंट है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ से होगा बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया, जो शेप है ना यहाँ पे जो लैंड है उसकी वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला जो सर्कुलेशन है ना, आपको यहाँ से ऐसे बनाना है। ठीक है, पानी ऐसे जाएगा, ये गया, ये गया, यहाँ से टकराया, इधर टकराया, ये गया, ये गया। सबसे पहला तो सर्कुलेशन एक ये बनेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहले वाला सर्कुलेशन। ठीक है, ऊपर ही ऊपर पानी क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे आएगा दूसरा सर्कुलेशन, ये इक्वेटोरियल करंट ही चल रहा है भाई आपका। अब ये यहाँ पे आके ना दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाएगा, मेडागास्कर के पास आके एक पोर्शन यहाँ चला जाएगा, दूसरा पोर्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या कहलाता है, मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर बोलते हैं इसको, मेडागास्कर करंट। और जब ये इसके नीचे आ जाता है ना, नीचे क्या बोलते हैं इसको, एग्विलहास करंट। क्या बोलते हैं, एग्विलहास करंट। लिखवा दूंगा नाम, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद सबसे नीचे जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो कैसा है, ठंडा पानी है। ठीक है, ये लीजिए, आ गया ठंडा पानी टहलता टहलता। नामकरण किया जाए उससे पहले शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। ये हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में सी लिख रहा हूं, और ये हो गया मेडागास्कर करंट। ठीक है, ये हो गया आपका एग्विलहास करंट। ठीक है, यहाँ पे आता है ये वाला मेडागास्कर के नीचे वाला है ये। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं बच रही है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख के इस तरीके से लिख रहा हूँ। देखिए, एग्विलहास करंट आपका इस तरफ है, इस तरफ कौन सा है, बेंगविला करंट। ठीक है, इस तरफ है आपका मोजाम्बिक। ओ एक मिनट। ठीक है, अब ठीक है, ये है विंटर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। विंटर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। बना लीजिए। समर में पता क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, सिर्फ इसका नीचे वाला बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ,
जो ये अब मैं ब्लू से बना रहा हूँ ना, ये समर के लिए बना रहा हूँ। आपको पूरा बिल्कुल नया बनाना है। मैंने ये इसी एक के अंदर बना दिया है। रेड कलर किसके लिए है? रेड कलर है विंटर के लिए। मैं कर भी देता हूँ इस तरीके से। जो ब्लू कलर है ये है समर का, ठीक है, यानी कि जो समर साउथ वेस्ट मानसून है ना, उसका है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो रेड कलर है, रेड कलर किसका है? ये है विंटर। बस बना लीजिए जल्दी से। इसके अंदर देखिए किस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं ओशन करंट को। फिर ये पूछ सकता है, ये पूछा जा सकता है जो डेंसिटी टेम्परेचर है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। डायग्राम आ सकते हैं, साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर सवाल आ सकते हैं। तो ये है पूरा आपका ओवरऑल किसके ऊपर, क्या नाम है इसका, एल नीनो ला नीना, ठीक है, उसके ऊपर है। इसका डायग्राम बनाइए। मैं और देखता हूँ कुछ और पॉइंट हैं जो आपको बताने हों, ठीक है। आई थिंक ये तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो समुंदर है वो किस किस चीज़ के काम आता है। ट्रेड के काम आता है। वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो सीधा इन्फ्लुएंस करता है जो कोस्टल लाइफ है उसको। नेविगेशन में काम आता है, फिशिंग में काम आता है, टूरिज्म में काम आता है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आप अपने बना के चलिए। और आज का आखिरी टॉपिक है एकमेंस स्पाइरल, ठीक है। आज का जो आखिरी टॉपिक है एकमेंस स्पाइरल है। एक मिनट रुक जाइए आप। हाँ, आप डायग्राम बनाते रहिए। मैं यहाँ पे कोई पीपीटी यहाँ पे लगाने की देख रहा हूँ अगर अवेलेबल है। ये काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है। चलिए आज कोई पीपीटी बने इस सिस्टम में डाल नहीं रखी है। कल के लेक्चर को रिवीजन के साथ ही मैं एकमेंस स्पाइरल के डायग्राम के साथ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप ये इतनी देर अपना डायग्राम बनाइए, हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक काम कीजिए, आप ना यहाँ पे इसको पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो एकमेंस स्पाइरल है वो मात्र 5 मिनट के आसपास का टॉपिक है, फिर करवा देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ओशन डिपॉजिट के ऊपर, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म के डेड होने के बाद उनके कैलकेरियस हो जाता है, ग्लोबिनेरेज ऊज होता है, किस तरीके के डिपोजिशन मिलते हैं ओशन के अंदर, वो सारी चीज़ें फिर क्या करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। और अभी क्या करते हैं, एकमेंस स्पाइरल को ख़त्म करते हैं। एकमेंस स्पाइरल बेसिकली ये होता है जो विंड की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में विंड मूव करती है, एकमेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी आपको मैं समझाता हूँ विद डायग्राम नहीं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, बहुत ज़्यादा हीट हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। विदाउट एनी कूलर एयर, मतलब एसी पंखा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। पसीने में पसीने लथपथ हो रखे हैं। अगर हमारी तरफ से इतने एफर्ट लग रहे हैं, यू शुड ऑल्सो पुट योर 100%, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एकमेंस जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब एकमेंस स्पाइरल है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उससे सबसे पहले एक सवाल आप लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको जनरेट हो पाए। जो एकमेंस स्पाइरल है, जो एकमेंस स्पाइरल, अच्छा मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। एग्जामिन हाउ विंड एंड कॉरियोलिस फोर्स रिजल्ट इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओशन वाटर। एग्जामिन द how wind and Coriolis force result into
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओशियनिक करंट। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि ऐसी क्या वजह है, क्या रीजन है जिसकी वजह से जो हवा और कोरियोलिस फोर्स की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसके अंदर अभी हम क्या देखने वाले हैं, जो हवा है, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स, ये क्या करते हैं, अपने फोर्सेस के कंबाइंड मेथड से क्या करते हैं, कुछ 3 टाइप के ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले कौन सी चीज़ें यहाँ पे पिक्चर के अंदर आ रही हैं, कैरेक्टर लिख लिए जाएं। सबसे पहला कैरेक्टर है हवा, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है हवा। धीरे धीरे बिल्ड करेंगे भाई, एक मीन्स जो स्पाइरल है इसको धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। हवा, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट के बाद आता है कोरियोलिस फोर्स। पहले मैं आपको कोरियोलिस फोर्स को सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखिए होता क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ये मान के चलिए रशिया है, और ये है आपका, चलिए यहां पे ये मान के चलिए साउथ अफ्रीका है। दोनों एक ही सिधाई में है। अगर प्लेन को, ठीक है, अगर एरोप्लेन को कहां पहुंचना है, अफ्रीका के पास पहुंचना है, तो मुझे बताइए कैसे आएगा, क्या वो बिल्कुल सीधा ऐसे आएगा या किस तरीके से आएगा, मुझे ये बताइए। अब बस आप, मैं एक कोरियोलिस फोर्स को समझाने वाला यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर रशिया से कोई प्लेन आना चाहता है कहाँ पे, अफ्रीका के पास, वो कैसे आएगा, सीधा आएगा या कुछ एंगल पे झुक के आएगा? अगर झुक के आएगा तो क्यों आएगा, सीधा आएगा तो क्यों आएगा, बताइए। ये समझ में आ गया ना, कोरियोलिस फोर्स सीक्वेंस स्पाइरल बहुत आसान है। फिर देखिए, जब अर्थ ऐसे गोल घूमती है ना, जब अर्थ ऐसे गोल घूमती है, जब प्लेन यहां से चलेगी ना, एक्चुअली अर्थ घूम चुकी है, प्लेन ने कोऑर्डिनेट लिए यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे मुझे सीधा उड़ना है, ठीक है। रियलिटी में वैसे लेके चल रहा हूँ मैं, 30 डिग्री के कोऑर्डिनेट के ऊपर यहाँ पे उसने देखा कि अफ्रीका के पास में पहुँच जाऊँ, वो ज़मीन के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो हवा में उड़ता है, अफ्रीका मूव कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? अर्थ मूव कर रही है। मैंने इसका उल्टी डायरेक्शन में मूव करवा दिया, ठीक है। ये आगे भाग जाएगा, ठीक है, कोई सी भी डायरेक्शन में कर लीजिए आप, ठीक है। अर्थ वैसे तो ऐसे घूमती है, मैंने फिर दोबारा एरो गलत लगा दिया। तो अब देखिए, जो यहाँ पे एरोप्लेन ऐसे सीधा आने वाला था ना, ये इनिशियल पॉइंट में ही यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, और प्रॉबली हमेशा ये, तो मैं नहीं बोल सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम 45 डिग्री एंगल पे ये अलग लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में है ना, उसके 45 डिग्री के एंगल पे, उसके 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे कोरियोलिस फोर्स लगता है। और कोरियोलिस फोर्स के 45 डिग्री के एंगल पे क्या लगता है, इक्विमेंस स्पाइरल लगता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी डायग्राम में बना के दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्लू कलर का यूज़ कर रहे थे ना। तो यहाँ पे देखिए, आपने क्या देखा कि प्रेशर ग्रेडियंट, हवा और विंड, इनके कॉम्बिनेशन से ना बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनती है। उसमें से सबसे पहली क्या है, सबसे पहला कौन सा है इसके अंदर आप देखेंगे, एकमैन्स स्पाइरल। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलेशन गायर। क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलेशन गायर। तीसरा बताइए, तीसरा है जो वेस्टर्न बाउंड्री है ना, उसका इंटेंसिफिकेशन होना है। वेस्टर्न बाउंड्री का इंटेंसिफिकेशन मतलब पानी सीधा इधर आते 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 इधर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है। इसी को बोलते हैं वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन। समझा देता हूं,
देखिए, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये होता है पानी इस तरफ से क्या हो रहा है, फ्लो करके आ रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है ना ज़्यादा मिलता है, मान के चलिए यहाँ पे 10 फीट होगा ना, तो यहाँ पे आपको 2 फीट मिलेगा। इसी को बोला जाता है वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन। अभी जो हमारा मेन जो काम है ना वो हम देखने वाले हैं इक्वेंस स्पाइरल के अंदर आता है इक्वेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या आता है इक्वेंस स्पाइरल के अंदर, यानी कि जो ए है उसके अंदर आता है इक्वेंस ट्रांसपोर्ट। देखिए, अब ये इक्वेंस ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ये सबसे पहले नाम को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेंस का मतलब क्या है, ये एक स्वीडिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ये पूरा डेवलप किया था कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इसको सर्कुलेटरी मॉडल ऑफ ओशन करंट भी बोला जाता है, और दूसरा नाम इसका इक्वेंस स्पाइरल भी है। इसमें क्या बताया गया था, इसमें ये बोला गया था कि जैसे ये क्या है, एक कॉलम है वाटर का। ठीक है, ये वाटर का कॉलम है। सबसे ज़्यादा जो हवा का जो इम्पैक्ट होता है ना, ये जो अपर लेयर होती है, ठीक है, ये जो अपर लेयर है, हवा इस तरीके से मूव कर रही है, तो हवा अपनी क्या करती है 2 से 4% अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है अपर लेयर में। और फिर ये होता क्या है, ये नीचे वाली लेयर को भी क्या करती है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। अब आप धीरे धीरे क्या देखते जा रहे हैं, ये बिल्कुल ना, अब आपने क्या देखा, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस जो हवा का था कहाँ है, अपर लेयर पे, नीचे तक गया है, 100 मीटर की गहराई तक गया है, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो गया है। ठीक है, वो फोर्स नीचे तक नहीं गया है। ठीक है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। अगर मान के चलो मैं आपको डेली 1-1 मिलीमीटर अगर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, मीन्स आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप रुक जाइए, पैर दर्द हो गए हैं, मैं आपको धक्का दे देता हूँ, मैं आपको कितना दे रहा हूँ, बस 1 मिलीमीटर पर डे का दे रहा हूँ, या फिर पर ईयर का लगा लीजिए, पर ईयर का मैं आपको 1 मिलीमीटर धक्का दे रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। ऐसा ही जो आपका 100 मीटर की गहराई होती है ना, उसके बाद लगता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ विद प्रॉपर एंगल्स एंड डायग्राम। ठीक है, अब देखिए, ये मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक पानी लेके चल रहा हूँ, पानी का टम्बलर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इस पानी के टम्बलर के अंदर क्या है, बहुत काम की चीज़ इसके अंदर से मैं डेवलप करने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए हवा किस डायरेक्शन में चल रही है वो देखिए एक बार आप, हवा चल रही है ऐसे। ठीक है, हवा चल रही है ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है। अब इसके 45 डिग्री पे, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ये बताया है ना, ये एंगल क्या होगा, अब चेंज होता जाएगा। ठीक है, बना दीजिए इसके 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक अलग से जो बनाया है ना, एग्जैक्ट डायग्राम मैं यहाँ पे रेप्लिकेट करने वाला हूँ। इसमें आपको क्या दिखेगा कि किस तरीके से जो हवा की यहाँ पे एनर्जी है, नीचे जाते जाते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, पूरा ब्लॉक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक वर्टिकल स्लैब ली थी ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा एरिया लिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या है, मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कल के जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा ये सारी चीज़ें। अब रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये इंटरनल वाटर के लिए है। ठीक है,
इंटरनल वाटर के लिए। अब ब्लू से मैं बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि अभी प्रेशर और कम हो गया है, ठीक है। इसको चाहे तो और इस तरफ छोटा कर लीजिए। अगर यहाँ पे मैं रिजल्टेंट की बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ, रिजल्टेंट की बात करूँ, ये 0 मीटर है, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं 0 मीटर है, और ये है 100 मीटर की गहराई। अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करूँ, किसकी, पानी की, वो किस तरफ मूव करेगा, हवा उस तरफ। अगर कोई चीज़ है इसके ऊपर, कोई अगर इसके अंदर वेसल है, कोई भी इसके ऊपर, मान लीजिए सबमरीन है, सबमरीन वैसे तो अंदर होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की, उसकी मूवमेंट की ये डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है ये, और ये ऐसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना, ये 3D में ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सिंपल सा है एकमैन स्पाइरल, ठीक है। कहीं कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए, मैं दोबारा से बता दूँ आपको। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने ये स्टार्ट किया है कि कितने टाइप के इसके ऊपर लगते हैं, विंड, फिर उसके बाद सर्कुलर प्रेशर ग्रेडियंट, फिर उसके बाद यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स, इनकी वजह से ये 3 बनते हैं, एकमैन स्पाइरल, फिर उसके बाद है सर्कुलर गायर, फिर उसके बाद है वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन। फिर उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि ये जो नाम है किसके ऊपर है, एकमैन, ये कौन थे, ये फिजिसिस्ट थे, कहाँ के, स्वीडिश, ठीक है। इन्होंने दिया था सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल ये किसका था, ओशन करंट का, जिसको आगे चल के क्या नाम दिया गया, एकमैन स्पाइरल नाम दिया गया। अब जो यहाँ पे सर्कुलर मॉडल दिया गया था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, मोशन थी, ठीक है। और ये मोशन किसके ऊपर, किस बेस के ऊपर डेवलप हुई है, ये डेवलप हुई है जब हवा मूव हुई है, उसकी वजह से वेरिएशन आई है किसके अंदर, स्पीड, डेंसिटी, डेप्थ ऑफ जो ओशन करंट है ना उसके अंदर। ये आप देख रहे हैं स्पीड के अंदर वेरिएशन दिख रहा है आपको, ठीक है। और किस किस गहराई में जाके स्पीड की वेरिएशन कम हुई है वो भी यहाँ पे मैंने शो किया है आपको, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्पीड और जो डायरेक्शन है किसकी, जो सरफेस करंट की, सरफेस करंट की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होती जाएगी कंपैरेटिव टू डेप्थ में, जैसे जैसे जाते जाएंगे, ठीक है। और जैसा मैंने यहाँ पे बताया, जो कोरियोलिस जो हवा है वो फ्लो करती है, और जो सरफेस है उसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल लगाती, जो फोर्स है कितने पे लगाती है, ये 45 डिग्री के एंगल पे ये फोर्स लगाती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होती है। एक सिंपल सा ये है कि अब एक एरोप्लेन बनाइएगा, छत के ऊपर खड़े होके ना उसको बिल्कुल हल्के हाथ से छोड़िएगा, ध्यान से देखिए वो एरोप्लेन किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट में या लेफ्ट में, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आप कौन से हेमिस्फीयर में। मैंने करके देखा था तो मेरी राइट में ही गई थी, आप देख लीजिएगा आपकी वो किस तरफ मूव करती है। और बाकी फिर ये मैंने बता दिया था, जैसे जैसे जो अपर लेयर है उसकी एनर्जी क्या होगी, नीचे जाती जाती कम हो जाएगी, और मैक्सिमम जो आपको मैक्सिमम क्या जो टोटल आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऊपर के हवा के द्वारा ट्रांसफ़र की गई एनर्जी की वजह से, वो आपको देखने को मिलेगा 100 मीटर की गहराई तक, उसके बाद वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है जो एकमैन स्पाइरल ख़त्म होता है। इन केस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, बिंदास आपको फिर दोबारा बता दिया जाएगा। ये आपका एकमैन ट्रांसपोर्ट है ये, ठीक है। एकमैन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं हम अपना समाप्त। और कुछ यहाँ पे देख लूँ, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, नहीं, सारे पॉइंट आपको जो बताने थे वो क्लियर हो गए हैं आपको। अगला जो लेक्चर रहेगा वो है आपका ओशन डिपॉजिट से रिलेटेड, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ओशन डिपॉजिट की। लेक्चर जैसे ही खत्म होता है बताइए क्या काम है आपका, रीड, रिपीट और रिवाइज, और सुबह उठते ही रिकॉल करना है।
मैं आपसे चाहूँगा विदा, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।